हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी, जहां पे मैं आपकी नीट की प्रिपरेशन में थोड़ी सी मदद कर रहा हूं बाय हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी थ्रू डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, विच एवर मीन नेसेसरी. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स एज वेल एज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ऑफ क्लास 12 उसके 2 चैप्टर्स. सारे के सारे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. साथ ही साथ हर चैप्टर के साथ मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं. ये हैंड रिटन नोट्स मैंने पर्सनली आप लोगों के बेनिफिट के लिए प्रोवाइड किए हैं. ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके के हैं. दे आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और उसमें एक बार आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ोगे तो एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाएगा और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से दिया गया है, तो याद भी आपको बेटर रहेगा. सो वो हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा. एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज चैप्टर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. अब इस चैप्टर में वैसे तो बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, बहुत सारे प्रोसेसेस है, बट जहाँ से ये चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है वो है हमारे ऑल द इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स. और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट है जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ वो है जोसेफ प्रेस्ले. जोसेफ प्रेस्ले. अब क्या किया था जोसेफ प्रेस्ले ने? जोसेफ प्रेस्ले ने एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था. इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 सेटअप लिए. दोनों ही बेल जार सेटअप था. बेसिकली एक सेटअप में क्या किया, बेल जार को ऐसे उल्टा किया और उसमें एक में क्या रखा, इन्होंने माउस रखा, ठीक है, और दूसरे बेल जार में इन्होंने रखा एक कैंडल. अब उन्होंने ये देखा कि आफ्टर सम टाइम जो माउस है वो मर जाएगा, ठीक है, माउस डाइज. और वही हाल कैंडल का भी है. आफ्टर सम टाइम कैंडल विल एक्सटिंग्विश, कैंडल बुझ जाएगा, ठीक है. इन्होंने फिर इसी सेटअप में थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया, मॉडिफाई किया और क्या किया कि इसी सेटअप में माउस के साथ साथ एक प्लांट भी रखा और वैसे ही कैंडल के साथ एक प्लांट रखा. ये कैंडल है, उसके साथ एक प्लांट रखा, ठीक है. अब इस केस में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब माउस मर नहीं रहा और कैंडल भी बुझ नहीं रहा है. तो उन्होंने उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन क्या होता है, एयर की कॉम्पोजिशन क्या है. ये हम अर्ली 1770s की बात कर रहे हैं, ठीक है. दिस इज इन 1770s, तो ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है. तो उन्होंने कंक्लूड किया कि माउस और कैंडल हवा को, एयर को डैमेज कर रहे. दे आर डैमेजिंग द एयर बाय कंज्यूमिंग समथिंग, एंड दिस प्लांट, it is providing the air the same thing that has been damaged. So plants are restoring the damaged air. Plants restore the damaged air. तो उन्होंने ये बोला कि प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है मेरे को नहीं पता, और माउस और कैंडल कैसे डैमेज कर रहा है ये भी मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ माउस और कैंडल डैमेज कर रहा है वो चीज़ प्लांट वापस एयर को प्रोवाइड कर रहा है. हाँ, बाद में जाके 1774 में जोसेफ प्रेस्ले ही नहीं ऑक्सीजन डिस्कवर किया, ठीक है. तो अगर क्वेश्चन आया ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय, रिमेंबर जोसेफ प्रेस्ले, ईयर 1774, तो आप सोच सकते हो उस टाइम में जब ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी, जब ज़्यादा नॉलेज नहीं था हम लोग को कि क्या चीज़ कैसे चल रही है, उस टाइम पे डिस्कवरीज बहुत सारी हो रही थी, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आ रही थी. तो वैसे ही क्यूरियोसिटी जोसेफ प्रेस्ले के अंदर भी आया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड उन्हें कुछ पता नहीं चला. बस इतना पता चला कि जो हवा डैमेज हुई है वो हवा प्लांट रिस्टोर करिए. फिर आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट उसी टाइम के आसपास, जैन इंजनहाउस. जैन इंजनहाउस. देखो, अब नाम है, प्रॉपर नाउन है, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है करो, लेकिन आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए, ठीक है. जैन इंजनहाउस ने क्या किया, यही सेटअप यूज़ किया, जोसेफ प्रेस्ले का ही सेटअप यूज़ किया, लेकिन जैन इंजनहाउस ने इसको एक बार सनलाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा, ठीक है. एक बार सनलाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा. तो जोसेफ प्रेस्ले ने क्या देखा कि जब इस चीज़ को हम सनलाइट में रख रहे हैं, सिर्फ उसी बार जब सनलाइट में रखा जा रहा है, सिर्फ उसी टाइम जो डैमेज्ड एयर है इट इज रिपेयर्ड बाय प्लांट ओनली इन सन, ओनली इन सनलाइट. और जब डार्क में रखा जा रहा है तो ये रिपेयर नहीं हो रहा, ठीक है, नॉट रिपेयर्ड. तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि सनलाइट इज एसेंशियल, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ एयर और रिस्टोरिंग ऑफ एयर, ठीक है. अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. ये एक्सपेरिमेंट था उनके एक्वेटिक प्लांट्स पे. एक्वेटिक प्लांट्स, तो उन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स में क्या किया, वही चीज़, एक्वेटिक प्लांट्स को इन्होंने एक बार सन से एक्सपोज किया और एक बार इसको डार्क में रखा. तो जब सन में रखा उस प्लांट को, उन्होंने देखा कि बबल्स बन रहे हैं और डार्क में बबल्स नहीं बन रहे, बबल्स नॉट फॉर्म्ड. अब उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी, प्लांट के हर पार्ट में बबल नहीं बन रहा, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में बबल बन रहा है. बबल्स आर फॉर्म्ड इन ग्रीन पार्ट्स. डार्क पार्ट में बबल भी नहीं बन रहा, डार्क पार्ट में बबल बन ही नहीं रहा, ठीक है. तो जैन इंजनहाउस ने 2 चीज़ें डिस्कवर की. एक बोला कि सनलाइट ज़रूरी है भैया,
सनलाइट के थ्रू ही हमारा सारा काम हो रहा है, सनलाइट के थ्रू ही जो डैमेज एयर है उसको रिपेयर करे, तो सनलाइट प्लांट को चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि जो भी ये चीज़ हो रहा है, रिपेयर जो भी एयर को किया जा रहा है, वो सिर्फ ग्रीन पार्ट से ही हो रहा है। अगर आप पूरा प्लांट लोगे तो पूरे प्लांट से नहीं हो रहा, वो सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए, जूलियस वॉन सैक्स। कौन आए? जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स ने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का उसमें ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, इट इज मेकिंग व्हाट? ग्लूकोज। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या क्या पता चल गया? सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले ने बोला कि हवा को कोई डैमेज कर रहा है और प्लांट उस हवा को रिस्टोर कर रहा है, तो बेसिकली उन्होंने ऑक्सीजन का डिस्क्रिप्शन दिया कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। जैन इंजनहाउस ने क्या बोला कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट को सनलाइट चाहिए, और दूसरी चीज़ ये सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होगा। ठीक है, अब जूलियस वॉन सैक ने बोला कि ये सारा प्रोसेस करते टाइम ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज। देन केम अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ T.W. एंगलमैन। अब T.W. एंगलमैन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूछा जाता है इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या था, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है ग्रीन एल्गी में बाय द नेम ऑफ क्लाडोफेरा। ठीक है, क्लाडोफोरा में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। और एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने सबसे पहला फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम दिया है। तो क्या किया कि हमें पता है एक प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है अपने स्पेक्ट्रम में, है ना। अब उन्होंने इस जो स्पेक्ट्रम स्प्लिट हुआ है उस स्पेक्ट्रम को दिया क्लाडोफेरा एल्गे के ऊपर। ठीक है, क्लाडोफेरा एल्गे ग्रो कर रहा था। सिर्फ क्लाडोफेरा एल्गे नहीं, इसके साथ इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया भी डाला है, एरोबिक बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा एरोबिक बैक्टीरिया, उन्होंने ये देखा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो उस पार्ट में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं जो कि रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम में पड़ रहा है, रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट को स्प्लिट करने के बाद पूरे स्पेक्ट्रम में स्प्लिट होगी व्हाइट लाइट। तो उन्होंने देखा कि रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम में जितने क्लाडोफेरा है उसके आसपास एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करा रही है, वो प्रोसेस ज़्यादा करा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया उस एरिया में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रखे। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो बेसिकली क्लाडोफेरा जहाँ पे रेड एंड वाइट स्पेक्ट्रम होगा, रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम होगा, वहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ दिखेगा और बाकी जगह पे एक्यूमुलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो रिमेंबर एंगलमैन, T.W. एंगलमैन गेव द फर्स्ट फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर फाइनल साइंटिस्ट, दैट इज आवर कॉर्नेलियस वैन नील। What did Cornelius Van Niel did? कॉर्नेलियस वैन नील ने फाइनली हमें इक्वेशन दिया कि जो हमारा हाइड्रोजन है फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइजेबल है उससे हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा इनटू प्रोड्यूसिंग आवर शुगर्स, तो उन्होंने ये बोला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं किसमें? एक शुगर कंपाउंड में, और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है दैट ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम वाटर एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये कॉर्नेलियस वैन नील का एक्सपेरिमेंट काफ़ी एडवांस था क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट वॉज इन 1900s। ठीक है, 1900s में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एडवांस एक्सपेरिमेंट था, रिएक्शंस वगैरह आ गए थे। उससे पहले एक्सपेरिमेंट्स क्या है, ये सीक्वेंस में है, जितना पुराना एक्सपेरिमेंट है उसमें लेस एबिलिटीज आर देयर, तो उसमें डिस्कवरीज भी काफ़ी वेग है कि कुछ हो रहा है, वैसा डिस्कवर किया था। जब हम नीचे आ गए, जैसे T.W. एंगलमैन है, कॉर्नेलियस वैन नील, इनके एक्सपेरिमेंट्स स्पेसिफिक है कि बताओ ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारे 5 साइंटिस्ट जिनका नाम आपको पता होना चाहिए: जोसेफ प्रिस्ले, जैन इंजनहाउस, Julius von Sachs, T.W. Engelmann, and Cornelius Van Niel. Now we'll move to the first diagram of the NCERT biology, which is the electron microscopic view of a chloroplast. तो अब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमें क्या क्या दिख रहा है? तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिख रही है यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट के पास 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक हमारा है आउटर मेम्ब्रेन और एक हमारा है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 2 चीज़ तो हमें दिख गई कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो क्या है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उसके बाद जब आप देखोगे तो इसमें थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है मतलब पहले तो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा इज नथिंग बट जो भी चीज़ बैठी हुई है दैट इज स्ट्रोमा।
स्ट्रोमा के ऊपर सम एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स आर देयर, जिसको हमने बोला है क्या, ग्राना। ठीक है, वो क्या है, ग्राना है। और ग्राना एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, स्ट्रोमल लैमेले से, स्ट्रोमल लैमेले। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रोमल लैमेले, ग्राना, स्ट्रोमा, ये 3 स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपका एंटायर फोटोसिंथेसिस होने वाला है, जो कि मैं आपको बताऊंगा साथ में कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पे होता है। बट उससे पहले बाकी जो 2-3 चीज़ें इस डायग्राम में दे रखी है, एक तो ये छोटे 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 काले डॉट्स जो दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट राइबोसोम्स। उसके बाद ये बड़ा सा जो गोला दिख रहा है, व्हाट इज इट, इट इज स्टार्च ग्रैन्यूल। ठीक है, स्टार्च ग्रैन्यूल। और थोड़े छोटे गोले जो दिख रहे हैं वो क्या है, लिपिड ग्रैन्यूल्स। लिपिड ग्रैन्यूल्स, व्हाट आर ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। तो स्टार्च ग्रैन्यूल में स्टार्च स्टोर हो रहा है, लिपिड ग्रैन्यूल में लिपिड स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन का लोकेशन क्या है और डार्क रिएक्शन का लोकेशन क्या है। जो हमारा लाइट रिएक्शन है, इट हैपेंस इन द मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब आपका स्ट्रोमल लैमेले और ग्राना, ये है आपका मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन किस में हो रहा है, फिर जो पार्ट रह गया दूसरा इंपॉर्टेंट, उसमें डार्क रिएक्शन हो रहा है, यानी कि स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये है क्या, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, व्हाट आर दीज। ये समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस बेसिक क्या हो रहा है। बेसिक ये हो रहा है कि हमारा सनलाइट है, सनलाइट से हम एनर्जी ले रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस में ये होना है। तो सनलाइट क्या करेगा, लाइट रिएक्शन कॉज करेगा। सनलाइट की एनर्जी आएगी, प्लांट उस एनर्जी को यूज करेगा और क्या बनाएगा, एटीपी। प्लांट उस एनर्जी को यूज करके बनाएगा एटीपी एंड NADPH। ठीक है, एटीपी एंड NADPH बनाया। जो रिएक्शन है सनलाइट का एनर्जी यूज करना, एटीपी NADPH बनाना, दैट रिएक्शन इज लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है फिर, जो एटीपी NADPH बना, इसको यूज करके अब कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्ट करना ग्लूकोज में, दैट इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन को लाइट इसलिए बोल रहे कि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है सनलाइट पे। डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि अंधेरे में होगा, नहीं, डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए बोल रहे क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिएक्शन अंधेरे में होगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, बस ये रिएक्शन लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो कि एटीपी और NADPH है उस पर डिपेंडेंट है। अब ये पूरा रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, क्या है हमारा फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, केल्विन साइकिल, सब डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले एक दो चीज जो आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स में बहुत सारे टाइप के पिगमेंट्स है। व्हाट आर पिगमेंट्स, पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर गोइंग टू एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, लाइट रिएक्शन में मैंने बताया ना, लाइट एब्जॉर्ब होकर एटीपी बनाना है आपको, NADPH बनाना है आपको, तो लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा, पिगमेंट करेगा लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, पिगमेंट 4 टाइप के हमारे पास पिगमेंट है। एक है हमारे पास क्लोरोफिल A, एक है हमारे पास क्लोरोफिल B, एक है हमारे पास ज़ैंथोफिल्स और एक है हमारे पास कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा है, कैसे पता चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्लोरोफिल A है। कैसे पता चला, थ्रू द 3 ग्राफ्स दैट आर गिवन इन NCERT बायोलॉजी, जो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं। सो व्हाट डज द फर्स्ट ग्राफ से, फर्स्ट ग्राफ इज शोइंग एब्जॉर्बेंस ऑफ पिगमेंट। क्या शो कर रहा है, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ पिगमेंट अगेंस्ट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ शो कर रहा है। तो इस ग्राफ में हमने 3 पिगमेंट्स दिखा रखे हैं NCERT बायोलॉजी में। तो सबसे पहला है पिगमेंट क्लोरोफिल A, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, उसमें 2 पीक बन रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा ग्राफ ऑफ क्लोरोफिल B, जिसमें 2 पीक बन रहा है लेकिन एक सेपरेट वेवलेंथ में बन रहा है। ठीक है, दिस इज ऑफ क्लोरोफिल B। फिर फाइनली आ जाओ ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स में, सॉरी, कैरोटिनॉइड्स में एक सेपरेट ही ग्राफ बन रहा है जिसका 2 पीक कहीं और ही आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे नोट करने की जरूरत है वो 2 पीक नहीं नोट करना, आपको नोट करना है किस वेवलेंथ में वो 2 पीक आ रहा है। देखो, जो हमारा क्लोरोफिल A है, इसका पीक आ रहा है, एक आ रहा है हमारा 400 नैनोमीटर्स में और दूसरा आ रहा है हमारा 700 नैनोमीटर्स में। ठीक है, अब ये 400 और 700 याद रखना। ठीक है, दूसरा ग्राफ हमें दिखा रहा है वेवलेंथ एक एक्सेस में और दूसरे एक्सेस में दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस का रेट। व्हाट इज इट शोइंग, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस ग्राफ।
तो अब देखोगे आप वेवलेंथ और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशन है। पहले ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में, फिर सेकंड पीक आ रहा है और फिर ये डाउन हो रहा है। तो ये जो वेवलेंथ, कौन से वेवलेंथ में पीक आ रहा है, ये आ रहा है 400 नैनोमीटर्स में, सेकंड पीक कौन से में आ रहा है 700 नैनोमीटर्स में। ठीक है, अब लेट्स ओवरलैप दीज टू ग्राफ्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ बनाया और वैसे ही हम तीनों पिगमेंट का नहीं लेकिन क्लोरोफिल ए का ग्राफ बनाएंगे। तो क्लोरोफिल ए का ग्राफ कैसा आ रहा है, सॉरी क्लोरोफिल ए का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है ना। ये कौन सा है 400, ये क्या है अराउंड 700, 650 to 700 के आसपास। ठीक है, 700 और 400 याद रखना, ये दोनों वर्ड आगे भी आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वेवलेंथ है लाइट का। तो आप देखोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे हाईएस्ट कौन से वेवलेंथ में, उस वेवलेंथ में जिसमें क्लोरोफिल ए का भी पीक बढ़ रहा है ना। मतलब ये क्योंकि क्लोरोफिल ए का पीक और फोटोसिंथेसिस का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये कि अगर क्लोरोफिल ए हम हटा दे तो फिर हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट हमारा चला गया। मतलब ये कि हमारा क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे 3 ग्राफ जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसका मेन कंक्लूजन यही है कि क्लोरोफिल ए हमारा मेन पिगमेंट है। ठीक है, तो बाकी पिगमेंट्स का क्या काम है फिर, क्लोरोफिल पी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड क्यों है ये, इनको हमने बोल रखा है क्या, एक्सेसरी पिगमेंट्स। व्हाट आर दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्या काम है एक्सेसरी पिगमेंट्स का, एक्सेसरी पिगमेंट्स का 2 काम है, 2 फंक्शंस आर देयर जो आपको याद होना चाहिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट। सबसे पहले इट प्रोटेक्ट्स, किसको प्रोटेक्ट करेगा, जो हमारा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है उसको। कौन है, प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब कि लाइट आ रहा है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, तो उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना है, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यूटिलाइज करने में मदद करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम से ही पता चल रहा है। देखो अलग अलग पिगमेंट्स क्या है, अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में अपना पीक शो कर रहे हैं। जैसे क्लोरोफिल ए अपना पीक शो कर, क्लोरोफिल बी तो यहाँ पे क्लोरोफिल बी अपना पीक शो कर रहा है कहीं पे मिड 450s to 500 के आसपास में, है ना। वैसे ही हमारा कैरोटिनॉइड्स पीक कहीं और शो कर रहा है ना। तो जब क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स अलग अलग वेवलेंथ में पीक शो कर रहे हैं तो एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हम यूज कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होगा तो सिर्फ हम 2 स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सेसरी पिगमेंट्स हमको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम यूज करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे 3 ग्राफ एनसीईआरटी बायोलॉजी के। पहला शो कर रहा है पिगमेंट का एब्जॉर्बेंस, दूसरा शो कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और तीसरे में हमने ओवरलैप कर दिया दोनों चीजों को। तो कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली दिस ग्राफ इज ट्राइंग टू शो कि क्लोरोफिल ए ही हमारा मेन पिगमेंट है, और कैसे है वो उन्होंने प्रूव किया है थ्रू दी ग्राफ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लाइट रिएक्शन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे, डायग्राम्स के थ्रू नहीं समझोगे, तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है फोटोसिंथेसिस के पूरे चैप्टर में। आप हमेशा कंफ्यूज घूमते रहोगे, रट्टा मारने की कोशिश करोगे। तो ध्यान से सुनो कि हो क्या रहा है। तो लाइट रिएक्शन में क्या है कि 4 रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले लाइट रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले होगा लाइट एब्जॉर्प्शन। सो वी हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन लाइट रिएक्शन। दूसरी चीज़ क्या होती है लाइट रिएक्शन में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तीसरा चीज़ क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और चौथी चीज़ क्या होगी, चौथी चीज़ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। मैंने पिछले वाले डायग्राम में भी आपको समझाया था कि लाइट रिएक्शन का अल्टीमेट काम क्या है, ATP और NADPH बनाना, जो कि हमारा डार्क रिएक्शन में जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लाइट रिएक्शन में हो रही है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमारी लाइट रिएक्शन में होगी। अब लाइट रिएक्शन हो कहाँ पे रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है हमारा पूरा मेम्ब्रेन सिस्टम में। करेक्ट, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब मेम्ब्रेन सिस्टम में होता क्या है कि हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं which are organized as light harvesting complex. Light harvesting complex. अगर डायग्राम में आपको दिखाऊं तो आप सोलर सेल्स की तरह इसको इमेजिन कर सकते हो। सोलर प्लांट में आपने देखा होगा कि सोलर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सोलर सेल्स यूज होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगी, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, दीज आर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, एंड दीज पिगमेंट मॉलिक्यूल्स they will form our light
हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हर एक फोटो सिस्टम में है। हमारा जो लाइट रिएक्शन है पूरा का पूरा, इट इज कैरिड आउट, जो इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग का प्रोसेस है, इट इज कैरिंग आउट विथ हेल्प ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस विच इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इस फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के थ्रू ही हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने वाला है, जो कि हमारा सनलाइट एक्साइट करेगा। अभी समझाऊंगा कि मैं कि कैसे चल रहा है ये पूरा काम। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि फोटो सिस्टम 1 एज वेल एज फोटो सिस्टम 2 दोनों के पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अपने में प्रेजेंट है। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कुछ और नहीं, बेसिकली आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड है, उसी को हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल दिया है। फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, जो चीज़ आपको याद रखना है वो ये है कि ये सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, और हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स लोकेटेड है। ठीक है, तो जब भी एक लाइट की एनर्जी गिरेगी इसके ऊपर, तो क्या होगा कि पिगमेंट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल के एक्सेप्टर के पास जाएगा। वही करता है ना सनलाइट, कर क्या रहा है, सनलाइट इज गोइंग टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे ही शुरू हो रहा है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सनलाइट एक फोटो सिस्टम पे स्ट्राइक करेगा, उस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उड़ के प्राइमरी एक्सेप्टर में जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन उड़ के आया है, यही आपका पूरा रिएक्शन इनिशिएट कर रहा है और इसी से आपका पूरा फोटोसिंथेसिस होने वाला है। ठीक है, अब हर एक फोटो सिस्टम के पास अपना एक रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, रिएक्शन सेंटर इज दैट पिगमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है। ठीक है, हर एक फोटो सिस्टम के पास अपना एक रिएक्शन सेंटर है। ये रिएक्शन सेंटर इज ऑलवेज ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, देयर इज दिस वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए विच विल एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर एंड कीप लीविंग इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 के लिए रिएक्शन सेंटर इज P700, फोटो सिस्टम 2 के लिए रिएक्शन सेंटर इज P680। अब ये जो नंबर है 700 एंड 680, इट इज बेसिकली द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब ये कि P700 की लाइट अगर फोटो सिस्टम 1 पे पड़ेगी तभी क्लोरोफिल ए अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, वैसे ही P680 की लाइट अगर क्लोरोफिल ए पे पड़ेगी तभी क्लोरोफिल ए अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन छोड़ने का काम हमेशा क्लोरोफिल ए का ही है, जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है। ठीक है, तो इतना समझ आया। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझ आया। कुछ नहीं है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, बेसिकली जो भी आपके पिगमेंट्स है वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर बैठे हुए एक जगह पे, उसको हमने बोला है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे कि सोलर सेल्स में होता है ना, जो सोलर प्लेट होता है, आपका सोलर पैनल होता है, उसमें सोलर सेल्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं। सोलर सेल्स क्या करते हैं, सोलर प्लेट में लाइट एनर्जी आ रही है, उससे अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी वही कर रहा है। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, उसमें सोलर एनर्जी आ रही है, यानी कि लाइट आ रही है, उससे अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर भेज रहा है, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर में जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में, और इनमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है केमिकल्स का और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कराते रहेंगे थ्रू आउट देयर चेन। ठीक है, तो दोनों फोटो सिस्टम में क्या होगा, एक होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दोनों फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन लॉन्च होगा वहां से। ठीक है, और एक होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो लॉन्च होकर आ रहा है और उसको आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, एक है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब मैंने फिर से बता दिया आपको, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 इज बेस्ड ऑन देयर सीरीज ऑफ डिस्कवरी एंड नॉट सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना, रिएक्शन में हमेशा पहले फोटो सिस्टम 2 आएगा, उसके बाद फिर फोटो सिस्टम 1 आएगा। इतना समझ के आप लोग। ठीक है, फोटो सिस्टम है क्या, फोटो सिस्टम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, LCH यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया उन्होंने, एक सिस्टम बना दिया, उसको हमने क्या बोला, फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें हमारा मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है। ठीक है, अब रिएक्शन समझो हो क्या रहा है। तो सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 को समझो, बैकग्राउंड समझना जरूरी है, इसलिए मैं इतना टाइम एक्सप्लेन कर रहा था आपको। एक बार आपको समझ आ गया फोटो सिस्टम क्या है, LHC क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, होने क्या वाला है, उसके बाद हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, फोटो सिस्टम 2 के लिए क्या है, P680। ठीक है, तो सन से जब भी लाइट आएगी ऑफ वेवलेंथ P680, ठीक है,
680 नैनोमीटर्स का। तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्लोरोफिल ए है जो कि रिएक्शन सेंटर है, जो मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले। वो रिएक्शन सेंटर इस वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट से क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा। तो जैसे ही एक्साइट होगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने से एक्साइट करके, क्योंकि एक्साइट होने का मतलब क्या है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो अब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो इट विल बिकम एक्साइटेड एंड इट हैज़ टू जंप आउट ना। तभी तो ऑर्बिट्स का केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, हर एक एलिमेंट में, एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो स्पेसिफिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो उसको अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी। क्लोरोफिल ए में 680 नैनोमीटर की लाइट ने स्ट्राइक किया। क्लोरोफिल ए, LHC फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉन्च कर दिया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लॉन्च किया तो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये पूरा रिएक्शन फोटोसिस्टम 2 के अंदर हुआ है, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें फोटोसिस्टम 1 में ट्रांसफर करना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास एक अलग ही चेन है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, वी हैव एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बीच में बैठा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन उठाया है अभी उसने फ्रॉम क्लोरोफिल ए ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम 2, इस इलेक्ट्रॉन को अब ये ट्रांसफर करेगा इनटू लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ फोटोसिस्टम 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज नहीं हो रहा है, बल्कि इट इज ट्रांसफर्ड टू PS1। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन PS1 में पहुंचा तो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 है, इसमें भी लाइट गिरेगा, इसमें भी सनलाइट पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 680 नैनोमीटर का ही वेवलेंथ का लाइट आया है, यानी कि यहाँ पे हमारा 700 नैनोमीटर वाला लाइट भी आ रहा है साथ में। तो 700 नैनोमीटर वाला लाइट क्या करेगा, जो फोटोसिस्टम 1 है उसका जो हमारा रिएक्शन सेंटर है उसको एक्साइट करेगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए ऑफ LHC ऑफ फोटोसिस्टम 1 इज गेटिंग एक्साइटेड। तो जब क्लोरोफिल ए ऑफ फोटोसिस्टम 1 इज गेटिंग एक्साइटेड, तो अगेन जैसा हमारे फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए ने किया था, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया ना, जो क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकल के गया ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर गया वो क्या करेगा, वो हमारे प्लांट में जो NADP प्लस प्रेजेंट है, NADP प्लस प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू NADPH। मैंने बताया था लाइट रिएक्शन का काम क्या क्या है, ATP बनाना, NADPH बनाना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया NADPH कैसे बन रहा है। ठीक है, तो अब ये पूरा सीक्वेंस देखोगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ अपहिल। ठीक है, फ्रॉम इन फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम अपहिल फ्रॉम LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर वो डाउनहिल आया, डाउनहिल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वो ट्रांसफर हुआ कहाँ पे, फोटोसिस्टम 1 में। फिर फोटोसिस्टम 1 से दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और वो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, फिर से वो अपहिल मूवमेंट है। ठीक है, और फिर फाइनली अगेन इट इज अ डाउनहिल मूवमेंट जहाँ पे हमारा NADP प्लस को कन्वर्ट किया गया NADPH में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक Z की तरह लग रहा है, Z ऑब्वियसली लग ही रहा है ना। अगर आप पूरा का पूरा सारे के सारे कंपोनेंट्स को रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के हिसाब से ऑर्गेनाइज भी करोगे तो ये बिल्कुल एक Z की शेप में आ जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, Z स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो Z स्कीम क्या है, बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का स्कीम है जिसमें एक फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, उससे दूसरे फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और ये पूरा का पूरा स्कीम इज आर Z स्कीम। तो इस पूरे प्रोसेस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ हो रही है, जो फोटोसिस्टम 2 है उसमें जो LHC प्रेजेंट है हमारा क्लोरोफिल ए में, जब 680 नैनोमीटर का लाइट आया वो एक्साइट होकर उसने इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट चल रहा है, करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट चल रहा है इसको इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कौन कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करता है हमारा वाटर। तो H2O जब स्प्लिट होता है इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरोफिल ए में जो डेफिसिट हो गया और फोटोसिस्टम 2 उस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेगा। फोटोसिस्टम 1 के डेफिसिट को किसने रिप्लेस किया, द इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। ठीक है, इधर पानी का कोई रोल नहीं है, दिस वाटर स्प्लिटिंग हैज नो रोल टू प्ले इन फोटोसिस्टम 1, इट हैज रोल टू प्ले इन फोटोसिस्टम 2। सो रिमेंबर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2। तो अगर किसने पूछा कि वेयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हैपेंस, लोकेशन क्या है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का, लोकेशन इज ऑन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड। ठीक है, कहाँ पे, इनर साइड ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। मेक सेंस ना, क्योंकि हमारा फोटोसिस्टम 2 कहाँ पे लोकेटेड है, फोटोसिस्टम 2 इज लोकेटेड इन द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो जहाँ पे फोटोसिस्टम 2 लोकेटेड है वहीं पे हमारा
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होगा, तो इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज द साइट फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, करेक्ट। लेकिन एक चीज़ आप अभी भी सोच रहे होगे कि पूरे प्रोसेस में मैंने क्या बोला कि लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, हुआ लाइट एब्जॉर्ब, है ना। उसके बाद मैंने बोला वाटर स्प्लिटिंग होगी, वो भी दिखा दिया। उसके बाद मैंने बोला रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगा, वो भी दिखा दिया, क्योंकि वाटर से जो ओ निकल रहा है वो ऑक्सीजन बना के बाहर निकल जाएगा। लेकिन फाइनल स्टेप में मैंने फाइनल चीज़ क्या बोली थी आपको, एटीपी और एनएडीपीएच दोनों सिंथेसाइज होगा। अभी तक आपको ये तो मैंने दिखा दिया कि एनएडीपीएच सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन एटीपी कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है ये आपको डाउट आ रहा होगा, है ना। तो एटीपी सिंथेसिस को हम जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन। अब ये वर्ड में ही पता चल रहा है फॉस्फोरिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली एटीपी बनता कैसे है, एटीपी बनता है एडीपी से, ठीक है। एडीपी में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा जाता है तो एटीपी बनता है। तो बेसिकली क्योंकि हम एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन प्लांट में कैसा होता है, फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है। फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेशन होगा, ठीक है। तो जब लाइट की मदद से या लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनता है उसको हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन। एटीपी बना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट के साथ तो बन रहा है, लेकिन प्लांट में दो टाइप का फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है। एक होता है हमारा क्या, साइक्लिक, एक होता है हमारा नॉन साइक्लिक। अगेन वर्ड से पता चल रहा है, साइक्लिक मतलब एक साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है, साइकिल बन रहा है पूरा, है ना। नॉन साइक्लिक मतलब साइकिल नहीं है, ठीक है। एनएडीपीएच सिंथेसिस तो डायरेक्ट हमारा जेड स्कीम के थ्रू हो जाता है, लेकिन एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो हमें एक दूसरा हाइपोथेसिस पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस बोलता है कि जो हमने जेड स्कीम बनाया, जो हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ और मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, और जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा उस टाइम पे हमारा एटीपी बनेगा, ठीक है। ये हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हो रहा है। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, उसको प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब हम ब्रेक करेंगे तो उससे एटीपी बनेगा, जो कि हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जो कि एग्जैक्टली हमारा नेक्स्ट डायग्राम है। बट नेक्स्ट डायग्राम में मूव होने से पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है जब आप फोटोसिस्टम 2 को पूरे के पूरे पिक्चर से हटा दो। तो अगर आप फोटोसिस्टम 2 को पिक्चर से हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 बचेगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, ठीक है। तो इतने पार्ट में क्या होगा, फोटोसिस्टम 1 में क्या होगा। सो बेसिकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या हो रहा है कि लाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाएगा, लेकिन एनएडीपीएच सिंथेसिस नहीं होगा इस इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वापस हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो वापस आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ ही हमारा एटीपी सिंथेसिस लोकेटेड है, जो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमारा फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, मतलब एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। साइक्लिक है क्योंकि ये एक साइकिल चल रहा है ना। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वही इलेक्ट्रॉन वापस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। तो एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। और उस साइकिल में एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, तो क्या है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो ये हो कहाँ पे रहा है, एक तो ये दो कंडीशन है जब ये हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन, अगर जो लाइट इंसिडेंट लाइट है इट इज ऑफ वेवलेंथ मोर देन 680 ओनली, मोर देन 680 ओनली। मतलब ये कि कुछ भी कर लो आप, फोटो सिस्टम 2 को तो आप एक्टिवेट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 को एक्टिवेट होने के लिए हमें क्या चाहिए, 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ का लाइट चाहिए। लेकिन हमारे पास मोर देन 680 आ रहा है, मतलब 700 का आ रहा है, 710 का आ रहा है, लेकिन 680 का नहीं आ रहा, तो फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो भले ही फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट है वहाँ पे, फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट नहीं होगा, फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होगा। फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन घुमाता रहेगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। या दूसरी जगह कौन सी हो सकती है, दूसरी जगह हमारा स्ट्रोमल लैमेले। आपको याद है प्लांट, ये अपना जब क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम मैं बता रहा था वहाँ पे मैंने कुछ लैमेले बताया था आपको, है ना। तो उस स्ट्रोमल लैमेले में क्या होगा, स्ट्रोमल लैमेले में फोटोसिस्टम 2 लोकेटेड ही नहीं है, मतलब फोटोसिस्टम 2 इज एब्सेंट इन स्ट्रोमल लैमेले। साथ ही साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज द एंजाइम दैट इज रिड्यूसिंग NADP प्लस टू NADPH। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम भी इसमें क्या है, एब्सेंट है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रोमल लैमेले की बात कर रहे हैं। तो फोटोसिस्टम 2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम दोनों ही एब्सेंट है, तो क्या हो गया वहाँ पे भी, अब वहाँ पे भी हमारा ये जेड स्कीम पॉसिबल नहीं है। जेड स्कीम पॉसिबल नहीं है, लेकिन फोटोसिस्टम 1 तो लोकेटेड है।
तो फोटो सिस्टम 1 अपना अलग से काम करेगा और वो अपना साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैरी आउट करेगा। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक अलग चीज़ है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो कि मेन प्रोसेस है थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड, वो अलग चीज़ है। नाउ विल मूव ऑन टू द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस विच सेज कि एटीपी कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन का हमने अगेन आई एम टेलिंग यू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देख लिया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देख लिया, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ NADPH देख लिया। नाउ विल सी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कैसे हो रहा है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर जो आप लोग को अच्छे से समझना ही पड़ेगा। तो अभी तक जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है ऑफ द लाइट रिएक्शन, अगर वो आपको समझ आ गया है तो लेट्स मूव टू द केमियोस्मोटिक। लेकिन अगर वो समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर से उसको सुनना जो मैंने एक्सप्लेन किया है। सो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहता क्या है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस सेज कि एटीपी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, एटीपी बनाने के लिए वी नीड फ्यू थिंग्स। What all things do we need? First, we need a membrane. एक membrane चाहिए जिसके अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रेजेंट हो। तो दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? एक प्रोटॉन पंप एंड ग्रेडियंट। प्रोटॉन पंप एंड ग्रेडियंट चाहिए। और तीसरी चीज़ फाइनली हमें क्या चाहिए? हमें एक एटीपेज एंजाइम चाहिए। एटीपेज एंजाइम चाहिए जो कि एंजाइम सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हमारे पास मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन हमारे पास है थैलेकॉइड। तो ये कौन सा मेम्ब्रेन है? दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बाहर क्या होगा फिर? ये एक थैलेकॉइड है, इसका मेम्ब्रेन है, तो बाहर क्या होगा? बाहर हमारे पास स्ट्रोमा होगा और अंदर क्या होगा? अंदर हमारे ल्यूमेन होगा। ठीक है, जो कैविटी है अंदर की जिसको मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा है वो हमारा ल्यूमेन है, बाहर स्ट्रोमा है। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए? दूसरी चीज़ हमें चाहिए एक प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट कैसे हो रहा है? तो 3-4 चीज़ें हैं जिसके थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होंगी। सबसे पहली चीज़ इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, आपको मैंने बताया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पे हो रहा था? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाज हैपनिंग इन फोटोसिस्टम 2, राइट? सो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें, डायग्राम में ये क्या है? ये फोटोसिस्टम 2 है। तो यहाँ पे क्या है? हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। वाटर स्प्लिट होगा तो क्या बनाएगा? हाफ O2 प्लस H+ आयन। तो ये जो H+ है प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन जनरेट हो रहा है। कहाँ पे जनरेट हो रहा है? इट इज़ बीइंग जनरेटेड इन दी ल्यूमेन। ठीक है, तो पहला प्रोसेस जिसके थ्रू प्रोटॉन जनरेट हो रहा है वो क्या है? हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक, दूसरी चीज़ क्या हो रही है? दूसरी चीज़ हमारा Z स्कीम चल रहा है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 2 में मैंने क्या बताया था आपको? क्या है फोटोसिस्टम 2 में? फोटोसिस्टम 2 में हमारे पास P680 है। P680 में क्या आएगा? लाइट स्ट्राइक करेगा। लाइट स्ट्राइक होने के बाद क्या? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव होने के लिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है PQH2। ठीक है, PQH2 और PQ हमारा कॉम्प्लेक्स है और बाहर से हमारा एक H+ आ रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, H+ है, नॉट H2, सॉरी, H+ है। तो ध्यान से देखना, बेसिकली हो क्या रहा है? हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे? सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया था तो हमारा सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक हाइड्रोजन कैरियर को हम देते हैं। ठीक है, तो ये जो PQ है इट इज़ नथिंग बट अ हाइड्रोजन कैरियर। क्या करेगा हाइड्रोजन कैरियर? हाइड्रोजन कैरियर एक H+ बाहर से उठाएगा। बाहर ये क्या है? स्ट्रोमा है, करेक्ट? स्ट्रोमा से वो एक H+ उठाएगा और PS2 से एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा। PS2 ने उसको क्या? एक इलेक्ट्रॉन दिया और बाहर से उसने H+ लिया, तो क्या बन गया वो? PQH2। अब PQH2 में हमें आगे जब हम फोटोसिस्टम 1 की तरफ जाएंगे तो फोटोसिस्टम 1 में व्हाट वी नीड इज जस्ट द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हमें बस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन उसने उठाया तो H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों है। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्शन में आगे जा रहा है तो H+ कहाँ जाएगा? H+ अंदर ल्यूमेन में रिलीज हो जाएगा। मेक सेंस? अगेन ल्यूमेन में H+ आ गया, इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किसका बना है? साइटोक्रोम्स का। ठीक है, पिछले डायग्राम जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या है वो? इट्स नथिंग बट साइटोक्रोम B6F। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर जा कहाँ पे रहा है? हमारा फोटोसिस्टम 1 में जा रहा है जहाँ पे P700 है। ठीक है, अगेन ट्रांसपोर्ट में एक दूसरा कंपाउंड भी आता है जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन नाम का एक कंपाउंड भी आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है जो कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गया? अब हम फोटोसिस्टम 1 में पहुंच गए। क्या पहुंचा? हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंचा। कहाँ से शुरू हुआ था? फोटोसिस्टम 2 से शुरू हुआ था। ठीक है, अब जो फोटोसिस्टम 1 है उसमें भी लाइट स्ट्राइक करता है। जो पिछला डायग्राम है वही रिवाइज हो रहा है पूरा एक तरीके से। ठीक है, इसमें भी लाइट स्ट्राइक किया, फोटोसिस्टम 1 एक्साइट हुआ, फोटोसिस्टम 1 ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला। अब हमने क्या बोला कि जो NADP है, NADP+, इसको हम कन्वर्ट करें किसमें?
NADPH में, और इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि पूरा का पूरा Z स्कीम से हमारे पास आ गया। लेकिन ये H कहाँ से आ रहा है? ये H आ रहा है स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा में जो H प्लस प्रेजेंट है वो जाके NADP प्लस से कंबाइन करेगा ताकि वो NADPH बनाए। तो जो तीसरी चीज़ हो रही है, पहली चीज़ होगी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दूसरी चीज़ क्या होगी कि हमारा एक हाइड्रोजन कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हाइड्रोजन कैरियर इज ट्रांसपोर्टिंग आवर ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। हाइड्रोजन कैरियर ने जब इलेक्ट्रॉन फिर फोटोसिस्टम 1 को दिया तो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? उसका ल्यूमेन के अंदर। तो हाइड्रोजन आयन विल गेट इनसाइड द ल्यूमेन, इलेक्ट्रॉन विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू फोटोसिस्टम 1। ठीक है, उसके अलावा एक स्टेप जिसकी वजह से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम हो रहा है, स्ट्रोमल हाइड्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, स्ट्रोमल प्रोटॉन, स्ट्रोमल हाइड्रोजन आयंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कैसे? वो है हमारा NADPH सिंथेसिस, NADPH सिंथेसिस। जैसे कि मैंने बताया NADPH सिंथेसिस में हमें H प्लस भी चाहिए, तो H प्लस कहाँ से आ रहा है? वो स्ट्रोमा से आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे इस डायग्राम को तो देखो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, वाटर की स्प्लिटिंग से भी H प्लस आया हमारे पास। ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रॉन कैरी किया उससे भी हमारे पास H प्लस आया, और वैसे ही हमारा स्ट्रोमा में H प्लस, क्योंकि NADPH सिंथेसाइज हो रहा है तो स्ट्रोमा में H प्लस कम हो गया। तो एक तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो हमारा अंदर का ल्यूमेन है, ल्यूमेन में H प्लस इज इंक्रीज एंड बाहर स्ट्रोमा में H प्लस इज रिड्यूस्ड। ठीक है, बाहर इट इज रिड्यूस्ड, अंदर इट इज इंक्रीज्ड। तो एक हमारे पास क्या H प्लस ग्रेडियंट जनरेट हो गया। तो हम यही तो चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे हम कि हमारे पास एक H प्लस ग्रेडियंट प्रेजेंट हो। प्रोटॉन पंप क्या है? तो बेसिकली जो भी चीज़ें हम जिसकी वजह से H प्लस अंदर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट योर प्रोटॉन पंप। ठीक है, तो ऑल द रिएक्शंस दैट आर रिजल्टिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन ल्यूमेन इज योर प्रोटॉन पंप। तो हमारे पास क्या, एक मेम्ब्रेन हो गया, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड पंप हो गया। नाउ फाइनली व्हाट वी नीड फॉर ATP सिंथेसिस इज एन एंजाइम ATPase। तो फाइनली जो नीचे आपको एंजाइम दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ATPase। नाउ दिस ATPase एंजाइम हैज टू कंपोनेंट्स, एक है F0 और एक है F1। ठीक है, ये हमारा पूरा ATPase कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो F1 है इट इज द एक्चुअल एंजाइम जो कि कन्वर्ट करने वाला है ADP को ATP में। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट बाय F1। देन व्हाट इज F0? F0 इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ठीक है, व्हाट इज F0? F0 is a transmembrane channel. ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब ये कि मेम्ब्रेन के थ्रू ये चैनल प्रेजेंट है। व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। तो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल क्या करेगा? ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल डिफ्यूजन करेगा H प्लस का आउटसाइड। ठीक है, तो H प्लस का डिफ्यूजन होगा बाहर की तरफ। तो जब H प्लस का डिफ्यूजन होगा बाहर की तरफ तो ये हमारा क्या, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो था वो ब्रेक हो गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रोक। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा उस टाइम पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हुआ और एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी ने क्या किया? ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके ATP बनाया। ठीक है, तो जो हमारा एम था लाइट रिएक्शन का, ATP और NADPH बनाना, दोनों हमारा एम पूरा हो गया। ATP कैसे बना? ATP बना हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के हिसाब से, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के हिसाब से। और NADPH कैसे बना? NADPH हमारा बना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से, जो कि आपका Z स्कीम था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारे Z स्कीम ने कराया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में आपने देखा कि NADPH बना और इस वाले पार्ट में आपने देखा कि हमारा ATP बन गया। ठीक है, तो हमारा लाइट रिएक्शन का एम अब पूरा हो गया। क्या एम था लाइट रिएक्शन का? सबसे पहले हमारा एम था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमेंबर ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम वाटर एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH हो गया। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन हो गया। आई होप इतना आपको समझ आ गया हो। तो आपका मेजर पार्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाएंगे बायोसिंथेटिक फेज में, जो बताएगा कि हमारा लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में हम कैसे मूव कर रहे हैं, और डार्क रिएक्शन में जो हमारा एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है, ग्लूकोज सिंथेसिस है, वो कैसे होगा। सो सबसे पहले व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज? लोकेशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज इज नथिंग बट स्ट्रोमा ऑफ
क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में बताया मैंने मेम्ब्रेनस सिस्टम है और स्ट्रोमल सिस्टम है। तो जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज द लोकेशन फॉर बायोसिंथेटिक फेज। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या सामान चाहिए? सो जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमारा क्या निकलने वाला है? ग्लूकोज निकलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? इसके अलावा हमें चाहिए ATP एंड NADPH। कहाँ से आया ATP एंड NADPH? ये हमारा आया लाइट रिएक्शन से। रिमेंबर, अभी पिछले डायग्राम में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे ATP आया और कैसे NADPH आया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा है लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट। तो बायोसिंथेटिक फेज को हम डार्क रिएक्शन भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन? क्या ये अंधेरे में हो रहा है? नहीं, जैसा मैंने पहले समझाया, डार्क रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट पे, बट इट डज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, products of light reaction. And which are the products of light reaction? Nothing but ATP and NADPH. ठीक है, अब जो बायोसिंथेटिक पाथवे है हमारा, इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है C3 पाथवे और दूसरा है C4 पाथवे। ये डिवीजन कैसे किया गया है? ये डिवीजन किया गया है बेस्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर पहला प्रोडक्ट बनता है, अगर वो एक C3 कंपाउंड है, C3 एसिड है, तो क्या है? वो एक C3 पाथवे है। अगर वो एक C4 एसिड है, तो वो क्या है? एक C4 पाथवे है। ठीक है, जो C3 एसिड है, कौन सा है C3 एसिड हमारा? इट इज नन अदर दैन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, दैट इज आर C3 कंपाउंड। C4 कंपाउंड क्या है हमारा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो C4 पाथवे में पहला कंपाउंड जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने से, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और C3 पाथवे में जो पहला कंपाउंड बनेगा दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब जो C3 पाथवे है, इस पूरे पाथवे को हम क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। ठीक है, और जो C4 पाथवे है, इस पूरे पाथवे को हम क्या बोलते हैं? हैच एंड स्लैक, हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि हैच एंड स्लैक पाथवे में कुछ अलग चीज़ नहीं हो रही, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है जो कि हमारा C4 एसिड बना है। ठीक है, वरना मेन बायोसिंथेटिक पाथवे इसमें भी केल्विन साइकिल ही है। ग्लूकोज हमारा इसमें भी केल्विन साइकिल के थ्रू ही बन रहा है, लेकिन केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को घुसाने के लिए उसने पहले ही एक C4 एसिड बना रखा है। क्यों करता है ऐसा? क्यों कुछ प्लांट C3 पाथवे फॉलो करते हैं, क्यों कुछ प्लांट C4 पाथवे फॉलो करता है, ये मैं आगे वाले डायग्राम में बताऊंगा, जिसमें C4 का कंप्लीट साइकिल आपको बताऊंगा। लेकिन इस डायग्राम में वी हैव टू फोकस ऑन द केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल किसने डिस्कवर किया था? केल्विन साइकिल, नाम में ही साइंटिस्ट है। कौन है? मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने हमारा C3 पाथवे या केल्विन साइकिल डिस्कवर किया था, और किसकी मदद से डिस्कवर किया था? ही यूज्ड रेडियो एक्टिव, ये याद रखना, ही यूज्ड रेडियो एक्टिव C14। ठीक है, C14 उन्होंने यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव C14, जिसके थ्रू उन्होंने पूरा का पूरा केल्विन साइकिल डिस्कवर किया था। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू दी केल्विन साइकिल कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे होता है। अब स्टेप स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है क्या। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 पाथवे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, क्या बना रहा है? एक C3 एसिड बना रहा है ना। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि कोई C2 कंपाउंड होगा जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आप जोड़ोगे तो एक C3 कंपाउंड बनेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर। जो पहला कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज नॉट अ C2 कंपाउंड बट अ C5 कंपाउंड। एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है राइब्यूलॉस। ये नाम अगेन याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइब्यूलॉस 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइब्यूलॉस 1,5-बिसफॉस्फेट इज द कंपाउंड। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा और फिर इसको तोड़ा जाएगा। इट विल बी ब्रोकन इनटू 2 C3 एसिड्स। ठीक है, तो पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, इट इज एक्चुअली अ C5 कंपाउंड। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 पाथवे या केल्विन साइकिल। सो रिमेंबर, इट इज राइब्यूलॉस, राइब्यूलॉस 5-बिसफॉस्फेट विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, एंड जो फर्स्ट C3 एसिड बना था क्या था? अभी जस्ट मैंने बताया था, व्हाट इज इट? इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना है, राइब्यूलॉस 1,5-बिसफॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
तो जो केल्विन साइकिल है हमारा, इट इज़ एक्चुअली अ 3 स्टेप प्रोसेस। क्या क्या 3 स्टेप है केल्विन साइकिल का? फर्स्ट इज आर कार्बोक्सिलेशन। कार्ब ऑक्सीलेशन, टर्म नाम से पता चल रहा है, कार्ब ऑक्सीलेशन मतलब हम एक कार्बन ऐड कर रहे हैं, है ना। कार्ब ऑक्सीलेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। और फाइनली होता है हमारा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप होता है हमारा। कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप, रिडक्शन इज द सेकेंड स्टेप एंड थर्ड इट इज रीजेनरेशन। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या बताया मैंने, क्या है? राइब्यूलोस 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। राइब्यूलोस 1,5 बिस फॉस्फेट। अब हो क्या रहा है समझो। कार्बोक्सिलेशन मैंने बोला, कार्बोक्सिलेशन में क्या बोला? कार्बोक्सिलेशन में पहला स्टेप है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है इनटू अ स्टेबल कंपाउंड। सो अगर मैं यही चीज़ आपको इस चार्ट में दिखाऊं तो राइब्यूलोस 1,5 बिस फॉस्फेट में एक कार्बन डाइऑक्साइड आना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा, तो बाहर से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और उसके साथ वाटर भी आएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन में घुसे राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ वो जुड़ेंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बोक्सिलेशन का एंड प्रोडक्ट है द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज फॉर्म द C3 एसिड। क्या नाम बताया था ऑलरेडी, मैं 3-4 बार बता चुका हूं, क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। कैच क्या है यहाँ पे? कैच ये है कि दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, यहाँ से बाहर से एक कार्बन आया, कार्बोक्सिलेशन हुआ, लेकिन ये क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। मतलब क्या? मतलब ये कि हमारा 2 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। 2 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा बना। रिएक्शन के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? इंपॉर्टेंट एंजाइम हमें चाहिए रू, एंजाइम हमें चाहिए रू बीपी र्यूबिस्को, ठीक है। र्यूबिस्को फुल फॉर्म अगर इसका लिखे तो र्यूबीपी कार्ब ऑक्सीलेज और ओ से क्या है? ऑक्सीजनेज, ठीक है। ऑक्सीजनेज, र्यूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रूबिस्को। रूबिस्को गाइस याद रखना, अगेन एन इंपॉर्टेंट एंजाइम। दिस इज द एंजाइम विच इज मोस्ट अबंडेंट इन द एंटायर प्लैनेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट को हमने कन्वर्ट कर दिया टू प्रोडक्ट्स, 2 कंपाउंड्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप सेइंग? नेक्स्ट स्टेप इज सेइंग देयर इज अ रिडक्शन हैपनिंग, ठीक है। बेसिकली हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को अब हम रिड्यूस करेंगे। नाउ इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है सिर्फ रिडक्शन। लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने बता रखी है कि रिडक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वी नीड 2 ATP एंड 2 NADPH, 2 ATP एंड 2 NADPH फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड। रिमेंबर, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दैट इज फिक्स्ड, फॉर द रिडक्शन प्रोसेस वी आर गोइंग टू नीड 2 ATP, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH। रिडक्शन से हमें मिलेगा क्या? रिडक्शन से हमें मिलेगा ट्राइओस फॉस्फेट कंपाउंड्स, ठीक है। ट्राइओस फॉस्फेट कंपाउंड्स, ठीक है। और ट्राइओस फॉस्फेट कंपाउंड्स को फाइनली हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, ठीक है। मल्टीपल रिडक्शन स्टेप्स होगा और फाइनली वो ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाएगा। जो आपको चीज़ याद यहाँ पे रखनी है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 ATP और 2 NADPH चाहिए। अब ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 है इसका फॉर्मूला, है ना। C6H12O6 मतलब 6 कार्बन हमें चाहिए। 6 कार्बन मतलब हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को जब हम फिक्स करेंगे तब जाके हमारा एक ग्लूकोज बनेगा। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP चाहिए? एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने NADPH चाहिए? फॉर द रिडक्शन स्टेप, मैं ओवरऑल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, आगे भी ATP यूज होगा। फॉर रिडक्शन स्टेप कितने चाहिए? 12 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। वी नीड 12 ATP, 12 NADPH फॉर द रिडक्शन स्टेप टू कंप्लीट द साइकिल एंड फॉर्म 1 ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक बार आपने ग्लूकोज बना लिया, उसके बाद हमें रीजनरेट करना है। व्हाट डू वी वांट टू रीजनरेट? वी वांट टू रीजनरेट आवर प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। क्या है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर? राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट को हम रीजनरेट करना चाह रहे हैं। तो इस रीजनरेशन प्रोसेस में अगेन ATP यूज होता है, तो ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या? एक ATP और चाहिए हमें, है ना। तो 2 जगह है, यहाँ पे 2 ATP चाहिए, यहाँ पे हमें 1 ATP चाहिए,
और यहाँ पे हमें 2 ATP के साथ 2 NADPH भी चाहिए, NADPH भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कितने लगे थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 ATP, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 12 ATP। अब यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 ATP लग रहा है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने ATP, 6 ATP। तो पूरे साइकिल में कितना हुआ, यहाँ पे 6 ATP हुआ, यहाँ पे 12 ATP हुआ। पूरा साइकिल 6 बार रन होगा तभी एक ग्लूकोज बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 12 ATP हुआ एक ग्लूकोज बनाने के लिए, और यहाँ पे 12 NADPH भी हुआ, ठीक है। तो अगर इसका हम छोटा सा जिस्ट बनाएं कि हमारा एक्चुअल में क्या क्या कितना इन जा रहा है साइकिल के और क्या क्या कितना आउट आ रहा है साइकिल से, तो इन क्या जा रहा है हमारा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड इन जा रहा है, जो कि 6 साइकिल रन हो रहा है हमारा, 6 बार साइकिल घूम रहा है ना। तो 6 बार साइकिल घूमने के बाद क्या निकल के आ रहा है हमारा, एक ग्लूकोज निकल के आ रहा है, C6H12O6 निकल के आ रहा है, ठीक है, सही बात है। अब 6 साइकिल के लिए कितने ATP मैंने बताए, 3 ATP एक साइकिल में, 6 साइकिल होने तो 3 ATPs इंटू 6 साइकिल, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 18 ATPs, ठीक है। 18 ATP गया, ATP जब भी टूटता है तो क्या बनता है, ADP, तो 18 ADP, ठीक है। वैसे ही 12 NADPH चाहिए, NADPH चाहिए, और जब NADPH यूज़ हो जाएगा तो क्या निकलेगा, 12 NADP, ठीक है। सो ये है आपका पूरा का पूरा केल्विन साइकिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, रुबिस्को इज द एंजाइम जो कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स करेगा, प्रोसेस को बोला है कार्बोक्सिलेशन। जो पहला प्रोडक्ट बनेगा 3 कार्बन प्रोडक्ट, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बल्कि हमारे एक साइकिल में 2 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड निकलेंगे। सेकेंड स्टेप ऑफ साइकिल इज रिडक्शन, जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस किया जा रहा है मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू ग्लूकोज में, विच इज़ अ ट्रायोस फॉस्फेट, उसके थ्रू ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रहा है 2 ATP और 2 NADPH फॉर 1 साइकिल ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कितने 6 साइकिल रन करना पड़ेगा, तो 12 ATP टोटल एंड 12 NADPH टोटल यूज हो जाएगा इन रिडक्शन स्टेप। फिर ट्रायोस फॉस्फेट जो बना उससे ग्लूकोज तो निकल गया, जो हमारा राइबोलोस बिसफॉस्फेट था 1,5 बिसफॉस्फेट, उसको हमें वापस जनरेट करना पड़ेगा ताकि साइकिल चलता रहे। तो जब हम साइकिल चलाने के लिए वापस रीजनरेट करेंगे तो उस स्टेप को क्या बोला है, रीजेनरेशन। उसमें भी 1 ATP यूज होगा, तो यहाँ पे 6 ATP, यहाँ पे 12 ATP। टोटल ATP यूटिलाइज्ड फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 18 ATP, टोटल NADPH यूटिलाइज्ड फॉर 1 ग्लूकोज इज 12 NADPH, एंड टोटल कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर इतना आपको समझ आ गया तो एक तरीके से आपको डार्क रिएक्शन का मेन चीज समझ आ गया, दैट इज योर केल्विन साइकिल। अब लेकिन मैंने यहाँ पे एक और चीज बताई थी, वो है हैच एंड स्लैक पाथवे। हाउ इज हैच एंड स्लैक पाथवे डिफरेंट, और वो डिफरेंस क्यों आया, ये अब हम नेक्स्ट डायग्राम में पढ़ेंगे। सो जो हमारा C4 प्लांट है, दीज आर एक्चुअली वेरी स्पेशल, दे हैव अ डिफरेंट एनाटमी इटसेल्फ। जो C4 प्लांट्स है दे आर स्पेशल एंड दे हैव डिफरेंट एनाटमी, और उस एनाटमी की वजह से दे आर वेरी रेजिस्टेंट एज वेल। रेजिस्टेंट मतलब दे कैन टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर्स दे कैन टॉलरेट, दे कैन शो रिस्पॉन्स टू वेरी हाई लाइट इंटेंसिटीज़, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी में भी वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। दे हैव वेरी इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है, वेरी इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, एंड दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन, लैक फोटो रेस्पिरेशन विच इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो ऑब्वियसली जब आपको पता चलता है कि ये थोड़े स्पेशल है, इनके पास चीज़ें अलग हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक्स यू थिंक कि शायद ये ज़्यादा हार्श कंडीशंस के लिए बने होंगे। सो ऑल द प्लांट्स हु आर अडेप्टेड फॉर ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, इन प्लांट्स में क्या होता है, C4 पाथवे मिलता है। इनकी एनाटमी ही थोड़ी अलग होती है, ठीक है। दीज प्लांट्स हैव अ डिफरेंट एनाटमी कॉल्ड द Kranz anatomy. What do we call it? We call it Kranz, Kranz, Kranz anatomy, ठीक है। तो Kranz anatomy में होता क्या है, they have special kind of cells called as the bundle sheath cells, ठीक है, bundle sheath cells। अब नाम से पता चल रहा है, sheath मतलब they are going to cover, ठीक है, they have bundle sheath cells and these sheath cells are going to cover your normal cells, ठीक है। दूसरी स्पेशल चीज़ क्या होती है, they have no intercellular spaces, no इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है ना लाइट का, इसीलिए दे हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। और क्या होता है, दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है तो दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट। एंड फाइनली दे हैव थिक वॉल्स दैट आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, थिक वॉल्स,
ठीक है, तो ये 4 चीज़ें क्रैन्स एनाटॉमी के अंडर आता है, जिसमें से आपका हाईलाइट होना चाहिए बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स की वजह से क्रैन्स एनाटॉमी में पूरा का पूरा पाथवे ही चेंज हो जाता है ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो क्रैन्स एनाटॉमी में जो बायोसिंथेटिक फेज हो रहा है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला था व्हाट वाज द टर्म, हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, तो हैच एंड स्लैक पाथवे बेसिकली है क्या, तो अब ये डायग्राम एक बार पहले देख लो, यहाँ पे कैसे डिस्टिंग्विश कर रखा है। जो सबसे ऊपर वाला सेल क्या है, ये है हमारे मीजोफिल सेल्स। ठीक है, जो कि हमारे नॉर्मल प्लांट में भी होते हैं, C3 में भी होते हैं, C3 प्लांट्स में भी होते हैं, है ना। और जो नीचे वाला साइकिल, नीचे वाला लीफ का सेल है, दैट इज आर बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि ये बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स दे आर क्लोजली एसोसिएटेड टू वन अनदर। तो हैच एंड स्लैक पाथवे में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है हैच एंड स्लैक पाथवे में, फिक्सेशन होता है। फर्स्ट स्टेप इज फिक्सेशन। किसका फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन इनटू व्हाट, अ C4 कंपाउंड। यही तो बताया था, डिफरेंस यही था ना, C3 C4 साइकिल का यही डिफरेंस था कि पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 में क्या था, अ 3 कार्बन कंपाउंड। अभी C4 प्लांट में क्या है, पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का C4 प्लांट। ठीक है, तो होगा क्या कि हमारा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और जो हमारा एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, पेप। ठीक है, एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना इज पेप। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पेप, फुल फॉर्म ऑफ पेप इज फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। व्हाट इज इट, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। वहां पे C3 में क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या है, RuBP। यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, इट इज फॉस्फेनॉल पाइरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, विच मेक सेंस बिकॉज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी C4। तो वहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन आएगा, C3 कंपाउंड को फिर वो C4 कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पेप इज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ठीक है, तो पेप और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे और फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज योर फिक्सेशन। Which is the enzyme responsible for this step now? The enzyme responsible for this step is PEP carboxylase. PEP carboxylase. ठीक है, PEP carboxylase शॉर्ट फॉर्म अगर आपको चाहिए तो इसे बोलते हैं हम PEP केस। जैसे वहाँ पे रुबिस्को बोला हमने, वैसे ही PEP केस। ठीक है, फिक्सेशन के बाद बनेगा क्या, फिक्सेशन के बाद हमारा बन जाएगा एक C4 एसिड। ठीक है, C4 एसिड। यहाँ पे आपको बहुत सिमिलर लग रहा होगा, वहाँ पे केल्विन साइकिल में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, फिक्सेशन हुआ था, C3 कंपाउंड बना था, यहाँ पे C4 कंपाउंड बन गया है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर एक था, यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, लेकिन अब चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, पहला स्टेप भले ही फिक्सेशन सेम हो, वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सिमिलर हो, लेकिन अब चीज़ें बदल जाएंगी। अब ये जो C4 एसिड है इसका होगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। तो जो सेकेंड स्टेप होता है यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टू बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स में हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट। तो जब ट्रांसपोर्ट हो गया तो अब C4 एसिड कहाँ पे आ गया, बंडल शीथ सेल्स पे आ गया। ठीक है, C4 एसिड जब बंडल शीथ्स में आएगा, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप हो जाएगा दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था, कार्बोक्सिलेशन हो रहा था। क्या था कार्बोक्सिलेशन, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो यहाँ पे क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, डी मतलब हटाना, तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड हटा देंगे। क्या है नेक्स्ट स्टेप, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारा बचा C3 एसिड। ठीक है, अब ये C3 एसिड क्या होगा, अब C3 एसिड को हमने वापस ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ पे वापस ट्रांसपोर्ट करना है, बैक इनटू द मेसोफिल सेल्स। C3 एसिड इज ट्रांसफर्ड बैक टू द मेसोफिल सेल। यहाँ पे फिर से हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप इज अगेन व्हाट, ट्रांसपोर्ट। एंड फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारा, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन में क्या होगा, C3 एसिड को हम वापस क्या बनाएंगे, पेप बना देंगे। C3 एसिड इज कन्वर्टेड बैक इनटू पेप। ठीक है, तो ये है आपका पूरा हैच एंड स्लैक पाथवे। अब आप बोलोगे यार इसमें तो कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज किया, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, लेकिन ग्लूकोज तो बना ही नहीं, है ना। डाउट तो हो रहा है ना कि ग्लूकोज तो कहीं बना ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ इस साइकिल का, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज मैंने क्या बताया, केल्विन साइकिल बनाएगा,
यही बताया था ना, हैच एंड स्लैग पाथवे में भी मेन बायोसिंथेटिक पाथवे क्या बताया था कि केल्विन साइकिल है जो ग्लूकोज बनाएगा। तो कहाँ पे होगा ये केल्विन साइकिल? तो डी कार्बोक्सिलेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर आर केल्विन साइकिल। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर आर केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल यहाँ पे होगा बंडल शीथ सेल्स में। रिमेंबर, बंडल शीथ cells, which is different from C3 plants because C3 plants में Kelvin cycle was happening in mesophyll cells। ठीक है, अगर आपको याद होगा केल्विन साइकिल में कहीं पे भी ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा मतलब पूरा का पूरा साइकिल हमारा मीजोफिल सेल में ही कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने पहले C4 एसिड बनाया, C4 एसिड को ट्रांसपोर्ट किया, और यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल में जाके निकाला, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमने केल्विन साइकिल में डाला। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है? इतना सरदर्दी क्यों लेना है ना? इतना सरदर्दी क्यों लेना? आप यहीं पे कर दो केल्विन साइकिल। हम बंडल शीथ सेल्स में अलग से केल्विन साइकिल क्यों ले रहे हैं? हमें ये अलग एनाटॉमी क्यों चाहिए? द रीजन बीइंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है विच इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस। और जो मैंने यहाँ बताया आपको कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो क्या है ये फोटो रेस्पिरेशन जिसके लिए C4 प्लांट को पूरा पाथवे ही अलग कर लेना पड़ गया, है ना? वरना नॉर्मल केल्विन साइकिल तो C4 में भी हो रहा है, लेकिन केल्विन साइकिल वो बंडल शीथ सेल्स में कर रहा है। क्यों बंडल शीथ सेल्स उन्हें अलग से बनाना पड़ा? व्हाट इज दिस फोटो रेस्पिरेशन? सो फोटो रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन वर्ड है मतलब कहीं ना कहीं आपका एनर्जी यूज होने वाला है, पहली चीज़। फोटो वर्ड है मतलब लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ये फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो आपका एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? जो आपका मेन एंजाइम है केल्विन साइकिल का, क्या? र्यूबिस्को। करेक्ट, र्यूबिस्को। अब इसमें को वर्ड पे अगर आप ध्यान दोगे तो को वर्ड है क्या? दो एंजाइम साथ में प्रेजेंट है यहाँ पे। क्या क्या है ये दो एंजाइम? कार्बोक्सिलेज एंड ओ से क्या है? ऑक्सीजनेज, है ना? दो एंजाइम है यहाँ पे। दो एंजाइम से रहता है, आई वुड से कि दो प्रोसेसेस जो ये एंजाइम कर सकता है। रुबिस्को एक एंजाइम है, वो कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट कर सकता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब वेदर इट विल एक्ट एज कार्बोक्सिलेज और इट विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज, ये डिपेंड करेगा कि किसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन एरिया में ज़्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन एरिया में ज़्यादा है, ठीक है, तो रुबिस्को एक्ट करेगा एज अ कार्बोक्सिलेज। अगर ऑक्सीजन कंटेंट रिएक्शन एरिया में ज़्यादा है तो रुबिस्को एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीजनेज। तो C3 प्लांट्स में क्या होता है? C3 प्लांट्स में हमारा कहाँ पे हो रहा है केल्विन साइकिल? कहाँ पे हो रहा है केल्विन साइकिल? मीजोफिल सेल्स में। सो मीजोफिल सेल्स में ही हमारा ये एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, है ना? रुबिस्को एंजाइम इज लोकेटेड इन मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स क्या है? मीजोफिल सेल्स के पास ऑक्सीजन भी होता है, मीजोफिल सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो कभी कभी रुबिस्को क्या करता है? ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है, कभी कभी रुबिस्को क्या करता है? हमारा कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फोटो रेस्पिरेशन कॉज करता है इन C3 प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन कॉज करता है। अब फोटो रेस्पिरेशन में होगा क्या? फोटो रेस्पिरेशन में होगा कि ATP यूज होगा और दो चीज़ें हमें मिलेंगी, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ग्लाइकोलेट। जो आपका इनिशिएशन किससे हो रहा था? र्यूबीपी से होगा। र्यूबीपी किसके साथ कंबाइन कर रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन के साथ। रिमेंबर दिस। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? वापस इसको रिएक्शन के साथ लिखते हैं। र्यूबीपी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ATP यूज होगा, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें तो र्यूबीपी किसके साथ कंबाइन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लेकिन मीजोफिल सेल में ऑक्सीजन भी है, तो अब क्या हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन में? र्यूबीपी हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। नाउ दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि एक तो आपने एनर्जी यूज कर ली, दूसरा आपने ग्लूकोज बना के नहीं दिया हमको, है ना? तो ग्लूकोज नहीं है मतलब इट इज़ अ वेस्ट, क्योंकि पूरा का पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे ही हमें ग्लूकोज बनाने के लिए दिया गया है ना? सो इट इज़ अ वेस्ट। लेकिन C4 प्लांट्स में क्या होता है? C4 प्लांट्स में क्योंकि सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, हार्श कंडीशंस के लिए है ना? वही समझाया मैंने आपको। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। इनको पता चल गया कि रुबिस्को को अगर काम करवाना है तो कुछ भी हो जाए उसके ऑक्सीजनेज को आपको इनएक्टिव रखना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन देना ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन दे दिया तो वो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। तो C4 प्लांट्स ने क्या किया? अपना एक अलग सा सेल बनाया, अपना बंडल शीथ सेल्स बनाया। बंडल शीथ सेल्स में क्या हुआ? जब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, और बंडल शीथ सेल्स में ही इनके पास एंजाइम है र्यूबिस्को।
ठीक है, इनका एंजाइम मेसोफिल सेल में नहीं लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन बंडल शीथ सेल्स। अब बंडल शीथ सेल्स में ऑक्सीजन आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को आने के लिए अब पहले मेसोफिल सेल को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो सेल क्रॉस करके फिर बंडल शीथ सेल्स में आए। लेकिन हैचन-स्लैक पाथवे की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल में पहुंच रहा है। अब हमने बता दिया आपको कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है रुबिस्को के साथ तो क्या करेगा वो, र्यू बीपी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ देगा और ये आपका क्या है, केल्विन साइकिल। ठीक है, सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रुबिस्को, मतलब रुबिस्को सिर्फ वही काम करे जो आप चाहते हो वो करे, इसके लिए C4 प्लांट्स ने क्या किया, अपना एक बंडल शीथ सेल बना दिया। अब जब वहां पे ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो कभी भी रुबिस्को ऑक्सीजनेज वाला काम करेगा ही नहीं, ऑक्सीजनेज वाला काम नहीं करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसको भर भर के दोगे तो रुबिस्को विल ऑलवेज एक्ट एज कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो जब भी वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम करेगा तो हमारा रुबिस्को केल्विन साइकिल ही चलाएगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। इसीलिए कभी भी हमारा C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, सो ये है पूरा का पूरा आपका हैच एंड स्लैक पाथवे एंड दिस इज द रीजन व्हाई C4 प्लांट्स हैव डेवलप्ड हैच एंड स्लैक पाथवे, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट एनी एनर्जी ऑन फोटो रेस्पिरेशन। वो चाहते ही नहीं है कि फोटो रेस्पिरेशन जरा सा भी हो। ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने अपने लिए एक अलग सा ही सेल बना लिया, बंडल शीथ सेल्स। सो रिमेंबर ऑलवेज, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स में कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, इट इज ऑलवेज C4 प्लांट, क्योंकि C4 प्लांट में कुछ भी कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो रहा है। Now let's move to the last topic of this chapter, which are the factors that affect photosynthesis. ठीक है, अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में अगर आप आओ तो इंटरनल फैक्टर्स में आपके नंबर है ना, साइज, एज, लीफ का ओरिएंटेशन, इस सब पे डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन इस सब पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन इस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ क्या है, इंटरनल फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। आर मेन फोकस इज ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस कंट्रोल के थ्रू हम कौन सा प्लांट कितना ग्रो करे, ग्रो ना करे, कैसे ग्रो करे, कैसे प्रोडक्शन इंप्रूव करे, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। क्या क्या है, सबसे पहले तो है सनलाइट। ठीक है, कितना सनलाइट लिमिटिंग है, कितना सनलाइट इफेक्टिव है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर, अगेन एक्सटर्नल फैक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, एक्सटर्नल फैक्टर। वाटर कितना अवेलेबल है, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। अब कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमेना अगर आप लोगे तो उसमें एक लॉ है जो कहता है कि कौन सा फैक्टर कब अफेक्ट करेगा। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या लॉ कहता क्या है, दिस वॉज एक्चुअली गिवन बाय ब्लैकमैन। लॉ को भी ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ कहता है अगर कोई केमिकल प्रोसेस है, इफ़ देयर इज़ अ केमिकल प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन और इस केमिकल प्रोसेस को मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, फोटोसिंथेसिस में एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट भी है, टेम्परेचर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी है, वाटर भी है। सो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग। सो अगर किसी केमिकल प्रोसेस को मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है तो उस प्रोसेस का रेट विल डिपेंड ऑन फैक्टर which is closest to its minimal value, factor closest to its minimal value। ठीक है, मिनिमल वैल्यू क्या है, मिनिमल वैल्यू वो वैल्यू है, कम से कम इतना फैक्टर तो होना ही चाहिए फॉर दिस रिएक्शन टू हैपन। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए कम से कम इतना कार्बन डाइऑक्साइड तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना सनलाइट तो मिलना ही चाहिए, कम से कम इतना पानी तो मिलना ही चाहिए। जो कम से कम वर्ड है दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो अब अगर ये चार फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, तो इन चारों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर है जो सबसे अपने मिनिमम वैल्यू के क्लोज है, क्लोज टू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो वो फैक्टर आपके पूरे के पूरे केमिकल प्रोसेस के रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं हमारा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सो सबसे पहले लेट्स डिस्कस सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट इज
सनलाइट। अब सनलाइट में बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइट की क्वालिटी होती है, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी होती है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन सनलाइट इटसेल्फ। बट अगर हम लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो लो इंटेंसिटी के केस में क्या होता है, व्हेन वी आर एक्सपोजिंग प्लांट टू लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, तो इसमें फोटोसिंथेसिस का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट। कितना इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट है उस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हाई इंटेंसिटी की लाइट दें, इफ वी आर गिविंग हाई इंटेंसिटी लाइट, देन देयर इज नो चेंज दैट अकर्स, नो चेंज, ठीक है। उसके बाद एक इंटेंसिटी के बाद आप कितना इंटेंसिटी बढ़ा दो, देयर इज नो चेंज दैट इज अकरिंग। सो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है, नीचे अगर लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो क्या होगा, पहले कुछ टाइम के लिए तो जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके फिर वो सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, फिर वो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने का मतलब अब हाई इंटेंसिटी की लाइट आप कितनी दे दो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होने वाला है। और ये सैचुरेशन यूजुअली 10% ऑफ फुल सनलाइट में ही पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब सनलाइट जितना आ रहा है उसका अगर 10% भी हम तक पहुंचेगा तो भी ये सैचुरेशन रीच हो जाती है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं होगा। दैट इज वाई सनलाइट इज रेयरली, इट इज़ वेरी रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, ओनली इन केसेस विच आर इन प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन शेड्स। अगर प्लांट शेड्स में है तभी सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होगा, मतलब सनलाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, दूसरा फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नॉर्मली एयर में कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03 टू 0.04%, ठीक है, इतना होता है नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड। अब 0.04 को अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे और 0.05% तक ले आओगे तो 0.05% में क्या होता है कि हमारा सैचुरेशन इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर हमने इंक्रीज कर दिया देन दैट विल डैमेज दी प्लांट, ठीक है। तो 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो हमारा करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, करंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, इट इज लिमिटिंग फॉर C3 नॉट फॉर C4, इतना याद रखना, ठीक है। लिमिटिंग फॉर C3 नॉट फॉर C4, क्यों, क्योंकि C4 के पास अपना हैच एंड स्लैग पाथवे है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मैक्सिमम करके रखते हैं जितना इफेक्टिव हो सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा कितना ही कार्बन डाइऑक्साइड दे दो इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन C4 प्लांट के लिए जो हमारा करंट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है इट इज़ एक्चुअली लो, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल थोड़ा सा हम इंक्रीज करें तो C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस इंप्रूव हो सकता है, लेकिन C3 प्लांट में नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फैक्टर दैट इज योर टेम्परेचर, ठीक है। क्या है, टेम्परेचर। अब आपको पता है टेम्परेचर क्या है, जो हमारा C4 प्लांट है, C4 प्लांट दे रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, दे रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर्स एंड हाई टेम्परेचर में इनका फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन C3 जो है वो लोअर टेम्परेचर्स में ही सर्वाइव कर पाते हैं, लोअर टेम्परेचर्स में ही इनका ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस का रेट अचीव हो जाता है, ठीक है। सो रिमेंबर टेम्परेचर ऑप्टिमम इट डिपेंड्स ऑन हैबिटेट ऑफ प्लांट। जो C4 प्लांट है उनका हैबिटेट ही ऐसा होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर एक्सपोजर होता है, इसीलिए जब हम नॉर्मल टेम्परेचर में C4 प्लांट को ग्रो करेंगे तो हाई टेम्परेचर को जब वो एक्सपोज करेंगे उसको तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो हमारा C3 प्लांट है वो नॉर्मली ही लोअर टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमल टेम्परेचर में ग्रो कर रहा है, तो उसको अगर आप और हाई टेम्परेचर दोगे देयर इज नो वे फॉर इट टू इंक्रीज इट्स फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से करेक्ट टेम्परेचर पे अडेप्टेड है, ठीक है। And finally, the last factor that is water. Now, effect of water is not directly on photosynthesis, but on the plant. ठीक है, वो प्लांट पे इफेक्ट करता है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट होगा। जैसे कि अगर वाटर हमारा कम होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता हमारा वाटर लॉस हो। अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। वैसे ही अगर वाटर स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लीव्स विल्ट हो जाएंगी, लीव्स विल्ट हो जाएंगी मतलब मुरझा जाएंगी, और अगर लीव्स मुरझा जाएंगी तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ लीव्स इट विल रिड्यूस। सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो इंसिडेंट लाइट का इफेक्टिव यूज नहीं हो पाएगा, इंसिडेंट लाइट विल नॉट फॉल इफेक्टिवली, विल नॉट फॉल
ऑन लीव्स इफेक्टिवली, और अगर इंसिडेंट लाइट इफेक्टिवली नहीं गिरेगा तो हमारा अगेन फोटोसिंथेसिस का रेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे सारी की सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट वुड बी ऑल इन दिस वीडियो गाइस। हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रादर आई वुड से हमने पूरा ही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सारे फ्लो चार्ट्स, सारे साइकिल्स, सारे डायग्राम्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा बाकी नीट एस्पिरेंट्स और जो आपके दोस्त है जो 11th क्लास में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। ऑल्सो जो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा। कोई भी डाउट अगर आपको आता है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो दैट वुड बी ऑल गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।